हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस 24 में। आज से हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का घटना चक्र स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर में सबसे पहला आज का हमारा चैप्टर है पर्यावरण एवं सतत विकास। और यह एक बड़ा चैप्टर होने की वजह से हम इसके 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे। और इसमें भी आज हमारा सबसे पहले हमको क्या समझना है, पर्यावरण। तो पहले हम इसके नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके नोट्स को। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। मतलब पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पर्यावरण के ये जैविक और अजैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है। ये जो जो अंतरक्रिया होती है, जो जैविक और अजैविक संगठक मिलकर आपस में करते हैं, इसको क्या कहते हैं, यह एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यात है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर क्या बनता है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ जो आवरण हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है पर्यावरण का डायग्राम। अब समझिए पर्यावरण में क्या क्या आता है। सबसे पहले तो इसके 4 घटक है, वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। अब सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल में क्या क्या आता है। वायुमंडल में हमारा सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है और दूसरा आता है समताप मंडल आता है। अब स्थलमंडल की ओर देखते हैं। स्थलमंडल में हमारा क्या आता है, तो स्थलमंडल में हमारे पर्वत आते हैं, मैदान आते हैं और मरुस्थल आते हैं। ये किस में आते हैं, स्थलमंडल में आते हैं। अब हम जीव मंडल को देखते हैं। जीव मंडल में क्या क्या आता है, तो जीव मंडल में हमारे जो है ना पेड़ आते हैं और क्या आते हैं, जंतु आते हैं। ये किस में आते हैं, जीव मंडल में, क्योंकि पौधों और जंतु में ही क्या जीवन पाया जाता है। अब जल मंडल में देखते हैं क्या क्या जल मंडल, हमारे जो पृथ्वी पर जल मंडल उपस्थित है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो जल मंडल में हमारे सबसे पहले हिमनद आते हैं, उसके बाद झील आती हैं, फिर नदियाँ और ये सागर। तो ये पर्यावरण जो है ना इन चारों घटकों से मिलकर बनता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। मतलब पर्यावरण का जो मतलब कैसी समष्टि है, अविभाज्य है। मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैविक एवं अजैविक दोनों तत्वों से मिलकर यह बनती है। इसके संगठक है, पर्यावरण के कितने संगठक हैं, तो पर्यावरण के 3 संगठक होते हैं। पहला कौन सा है, भौतिक या अजैविक संगठक, जिसमें स्थल, वायु और जल ये तीनों ही आते हैं। फिर उसके बाद कौन सा संगठक है, जैविक संगठक। जैविक संगठक में क्या आता है, पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। जिस जैविक घटक में वो सभी चीज़ें आती हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। अब ऊर्जा संगठक, तीसरा घटक है हमारा ऊर्जा संगठक, जैसे सौर्य ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। अतः पर्यावरण कई संगठों मतलब जैसे कि भौतिक, जैविक और ऊर्जा संगठक से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है, चाहे जैविक हो या अजैविक। मतलब जैविक का मतलब जैसे जिनमें चीज़ें जीवन पाया जाता है, और जैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं पाया, जैसे वायु है और जो है ना मतलब जल है, ये कैसे हैं, अजैविक घटक हैं। तो इन दोनों को मिश्रण बनता है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। जैविक और अजैविक जो होते हैं वो जीवन को क्या करते हैं, चारों ओर से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत एवं लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। पर्यावरण के कारक क्या हैं, तो सबसे पहले हम कारक की बात करते हैं। तो इसके 2 कारक है, एक संसाधन के रूप में होता है, अभी हमने पढ़ा, और एक नियंत्रक के रूप में होता है। फिर पर्यावरण के स्तर क्या क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक लघु स्तर होता है और एक बृहत। लघु स्तर में जीवाणु का पर्यावरण होता है जो छोटे होते हैं, और जो है ना बृहत स्तर में क्या होता है, वो वृक्ष का पर्यावरण होता है। ठीक है, बृहत स्तर पे। और फिर इसकी विभिन्नताएं को देखते हैं।
विभिन्नताएं क्या है, विभिन्नताओं के 3 कारण हैं। एक जलवायु में परिवर्तन, इसलिए एक कारण है। मृदा का प्रकार दूसरा कारण है, और स्थलाकृति में अंतर ये तीसरा कारण है। विभिन्नता अगर हो रही है तो किस कारण से हो रही है, ये तीनों उसी के कारण है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है संगठक। इसके संगठक क्या है, भौतिक संगठक है हमने बताया, जैविक है और ऊर्जा, तीन तीन संगठक होते हैं। तो भौतिक ऊर्जा में सबसे पहले क्या आता है, स्थल आती है, वायु और जल, ये कैसे संगठक है, भौतिक है। जैविक में क्या आता है, पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं। और भूतापीय ऊर्जा में कैसा आता है, भूतापीय ऊर्जा आती है और सौर ऊर्जा आती है। आगे बढ़ते हैं और हमारा ये पहला क्वेश्चन पर्यावरण से अभिप्राय है। सबसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण से अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। सेकंड ऑप्शन है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है। तीसरा ऑप्शन है, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। क्या ये सभी हैं, तो आंसर देखते क्या है इसका, इसका आंसर है डी, मतलब उपयुक्त सभी, ये सभी। इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप में क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है। पहला ऑप्शन है जीवीय घटकों से, दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक घटकों से, तीसरा ऑप्शन है अजैविक घटकों से, और चौथा ऑप्शन है डी। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा उत्तर में, डी, मतलब सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थ्योरी देख लेते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं, भौतिक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठक या अजैविक संगठक में स्थल, वायु और जल आता है। जैविक संगठक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव आते हैं। और ऊर्जा संगठक में सौर्य ऊर्जा एवं तापीय ऊर्जा आता है। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक अपना। दूसरा टॉपिक है हमारा धारणीय विकास या सतत विकास। तो धारणीय विकास और सतत विकास क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब आज की हमारी आवश्यकताएं पूरी हों और जो है ना आने वाले समय में भी सभी की आवश्यकताएं पूरी हों, ये ध्यान रखना ही क्या कहलाता है, धारणीय विकास कहलाता है। धारणीय विकास विकास प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। किसका विषय है, पीढ़ीगत जो आने वाले लोग हैं, जो हमारी जनरेशन आगे की होगी, उनके लिए ये विकास है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। कि मतलब सभी को जो प्राकृतिक संसाधन है वो न्याय संगत तरीके से मिले, मतलब सभी को बराबर मिलना चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए, उनका संरक्षण भी होना चाहिए और उचित प्रबंधन भी उनका हो। जब संरक्षण और उचित प्रबंधन होगा तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को जो है ना ये संसाधन उपलब्ध हो पाएंगे। ध्यायत्व है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 या फिर रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा ही सतत विकास था। तो आप ये जो है ना फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनसे बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे ये नाम याद रखिएगा, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, कि ब्रेटलैंड रिपोर्ट जो है वो उसका अदर नाम क्या है, तो अवर कॉमन फ्यूचर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है, मतलब सतत विकास से अभिप्राय कैसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव
समाज का सतत विकास भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सकें। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्भरता घटाना सभी आवश्यक है। मतलब सतत विकास अगर हमें चाहिए, हम चाहते हैं कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनमें भी हमारा विकास बना रहे, तो क्या क्या जरूरी है इसके लिए? जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध करना और कम करना, नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना। ये तीनों फैक्ट जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं। अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वो सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित हैं। ये देखिए इसका डायग्राम है। डायग्राम को देखते हैं कि क्या है। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, कैसी सूचनाएं हैं टिकाऊ विकास के लिए और क्या क्या हमें चाहिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। मतलब अगर हमें टिकाऊ विकास जरूरी है तो उसके लिए क्या क्या सूचनाएं हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले पर्यावरण संबंधी सूचनाओं को देखते हैं। जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित और पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति। तो ये चारों क्या हैं? जैविक अधिवास से संबंधित, मतलब कि जो है ना, जिससे कि जो जनजातियों वगैरह के जो अधिवास होते हैं या फिर जो है ना जो पेड़ पौधे के जो है ना जो घर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं पक्षियों द्वारा, तो हमें जैविक अधिवास से संबंधित जो है ना सूचना होनी चाहिए, हमें उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। दूसरा देखते हैं इसमें हम कि मानव क्रियाकलाप से क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें है जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब मानव के द्वारा प्रभावित होते हैं, इसीलिए इनको मानव क्रियाकलाप कहा गया है। तो जनसंख्या वृद्धि दर ये किसके हाथ में होता है? तो जब तक जो है ना जनसंख्या के ही हाथ में है। ये जनसंख्या का आकार कैसा है ये भी पर्यावरण पर, टिकाऊ पर्यावरण या टिकाऊ जो है ना विकास के लिए निर्भर करता है। तो जनसंख्या का आकार है दूसरा। विभिन्न खाद्यान्न व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, मतलब कि जितना इंसान को ज़रूरी हो उतनी ही सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा सुविधाएं बढ़ाने से जो है ना प्रकृति को क्या होते हैं, प्रकृति का ह्रास होने लगता है अगर उसे सही ढंग से नहीं किया जाता है। और दूसरा है गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर। ठीक है, ये मानव द्वारा अगर टिकाऊ विकास है तो आवश्यक सूचनाएं थी। ये आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। आइए हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे कथन आर कारण दिया गया है। तो देखते हैं कथन ए क्या दिया गया है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना ही वर्तमान की आवश्यकता पूरी करे। तो क्या इसमें कथन और कारण सही व्याख्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर क्या है? ए, मतलब कथन और कारण दोनों ही सही हैं। इसकी थ्योरी को देखते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रिटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो इसका मतलब ये जो हमारा कारण दिया गया था ये बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक तथा सामाजिक पारिस्थितिकी परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। इस प्रकार प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों ही सही था तथा कथन जो है ना कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है?
तो प्राकृतिक संसाधन के विषय में, भौतिक संसाधन के विषय में, या औद्योगिक संसाधन के विषय में, या सामाजिक संसाधन के विषय में। तो धारणीय विकास किस पे डिपेंड करता है ज़्यादातर? तो प्राकृतिक संसाधन पर डिपेंड करता है। किस पे? प्राकृतिक संसाधन पर। आइए थ्योरी देखते हैं हम इसकी। तो इसकी थ्योरी ये, धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण आवश्यक है, या फिर प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, तो उपयुक्त सभी। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण भी आवश्यक है, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी जो है ना थ्योरी देखते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता का घटना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। मतलब ये जो सतत विकास है ये भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो है ना, एक पर्यावरण से संबंधित सूचना थी और एक मनुष्य से संबंधित सूचना या क्रियाकलाप थे। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और ये है प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।